पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, पर शायद सही तरीके से नहीं। अक्सर हम इसे मैथ्स का, फॉर्मूलों का खेल समझते हैं। कितना लगाना है, कहाँ लगाना है, रिटर्न क्या मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि पैसे का खेल मैथ से ज्यादा साइकोलॉजी का है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है, और इसी को समझने के लिए आज हमारे पास मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ अंश हैं। अच्छा। और किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि आपकी फाइनेंशियल सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप कितने होशियार हैं, और इस बात पर ज्यादा कि आप व्यवहार कैसा करते हैं। एग्जैक्टली। और इसे समझाने के लिए किताब की शुरुआत में ही दो ऐसी कहानियां हैं जो दिमाग घुमा देती हैं। हाँ। एक तरफ एक टेक एग्जीक्यूटिव है लॉस एंजलिस में। ये कोई मामूली इंसान नहीं था, एक जीनियस था। हाँ, जिसने वाईफाई राउटर का एक बहुत जरूरी हिस्सा पेटेंट करवाया था। करोड़ों कमाए थे उसने। दिमागी तौर पर तो वो एकदम टॉप पर था। बिल्कुल, लेकिन पैसे को लेकर उसका रवैया बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब था। कैसा? वो लोगों पर नोटों की गड्डियां फेंकता था, बस दिखाने के लिए। और हद तो तब हो गई जब उसने हजारों डॉलर के सोने के सिक्के खरीदे। सोने के सिक्के? हाँ, और अपने दोस्तों के साथ उन्हें समुद्र में फेंकने लगा, जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है, सिर्फ मजे के लिए। सिर्फ मजे के लिए? ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही जो होना था। कुछ ही सालों में वो कंगाल हो गया, दिवालिया। एक जीनियस जिसने टेक्नोलॉजी बदल दी, वो अपने पैसे नहीं संभाल पाया। अब चलते हैं कहानी के दूसरे सिरे पर। दूसरा सिरा है रोनाल्ड रीड, एक साधारण अमेरिकी नागरिक। क्या काम करते थे वो? अपनी पूरी जिंदगी एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट का काम किया। कोई फैंसी डिग्री नहीं, कोई जीनियस वाला टैग नहीं, कमाई भी बहुत मामूली। और उन्होंने क्या किया? जी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं। बस दशकों तक, 90 साल की उम्र तक वो निवेशित रहे। और जब 2014 में 92 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई तो दुनिया हैरान रह गई। क्यों? हैरान इसलिए हुई क्योंकि इस मामूली से दिखने वाले चौकीदार ने $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति बना ली थी। $8 मिलियन? आज के हिसाब से तो ये करीब 65-70 करोड़ रुपए हुए। हाँ, और उसमें से भी $6 मिलियन उसने अपने लोकल अस्पताल और लाइब्रेरी को दान कर दिए। यकीन नहीं होता, एक जीनियस जो सड़क पर आ गया और एक आम चौकीदार जो करोड़पति बन गया। ये कहानी हमें सीधे मुद्दे पर लाती है कि पैसे के खेल में आपका व्यवहार आपके ज्ञान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? यही तो इस किताब का सार है। पैसा एक सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल? हाँ, जैसे टीम में काम करना। बिल्कुल, जैसे हम अच्छी तरह से बात करना सीखते हैं ना, वैसे ही पैसे के साथ व्यवहार करना भी एक स्किल है। और इसमें डिग्री या आईक्यू से ज्यादा सब्र काम आता है। लालच पर काबू पाने की क्षमता काम आती है। आप ये कह रही हैं कि हार्वर्ड की डिग्री भी किसी को दिवालिया होने से नहीं बचा सकती अगर व्यवहार गलत है तो? बिल्कुल। इसका एक और सटीक उदाहरण है रिचर्ड फुस्कोन। ये हार्वर्ड से पढ़े लिखे थे, मेरिल लिंच में एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव, इतने सफल कि 40 अंडर 40 लिस्ट में भी नाम था। सुनने में तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। हाँ, उन्होंने खूब पैसा कमाया, शानदार जिंदगी जी। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई लालच में। 2000 के दशक में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उन्होंने एक बहुत बड़ा कर्ज लिया। किस लिए? अपने 18,000 वर्ग फुट के आलीशान घर को और भी बड़ा करने के लिए। 18,000 वर्ग फुट? हाँ, और उस घर का महीने का रखरखाव ही $90,000 था। $90,000 प्रति माह, यानी आज के हिसाब से करीब 75 लाख रुपए सिर्फ घर के रखरखाव पर। सही कहा। और फिर आया 2008 का वित्तीय संकट। ओह! बाजार डूबा, उनकी संपत्ति की कीमत गिरी और वो इतना बड़ा कर्ज चुका नहीं पाए। नतीजा, रिचर्ड फुस्कोन दिवालिया हो गए। उनका वो आलीशान घर कौड़ियों के भाव नीलाम हो गया। तो एक तरफ रोनाल्ड रीड जो धैर्यवान था और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन जो लालची हो गया। बस यही एक फर्क। और इसी एक फर्क ने हार्वर्ड के एग्जीक्यूटिव को एक चौकीदार के मुकाबले मीलों पीछे छोड़ दिया। ये तो सोचने वाली बात है। यही तो साइकोलॉजी है। रोनाल्ड रीड ने साधारण होकर असाधारण नतीजे पाए क्योंकि उसका ध्यान सब्र पर था, समय पर था। फुस्कोन ने असाधारण होकर साधारण गलतियां की क्योंकि उसका ध्यान दिखावे और लालच पर था। ठीक है, व्यवहार जरूरी है, ये बात समझ में आती है, पर क्या सिर्फ यही काफी है? कई बार ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोग बस सही समय पर सही जगह होते हैं? किस्मत का कितना बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा। और इसे नजरअंदाज करना शायद सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। किताब में बिल गेट्स का उदाहरण दिया गया है जो बहुत दिलचस्प है।
30 करोड़ बच्चे थे। ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर है। अब सोचिए, उन 30 करोड़ में से सिर्फ 300 बच्चे सियाटल के लेकसाइड नाम के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। और बिल गेट्स उन्हीं 300 में से एक थे। एग्जैक्टली। और लेकसाइड स्कूल शायद दुनिया का इकलौता हाई स्कूल था जिसके पास 1968 में एक कंप्यूटर टर्मिनल था। ओह, ये एक असाधारण संयोग था। दुनिया के 30 करोड़ बच्चों में से बिल गेट्स उन चंद बच्चों में से थे जिनकी पहुंच उस उम्र में एक कंप्यूटर तक थी। ये 10 लाख में एक का संयोग था। वाओ! मतलब अगर वो किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट की कहानी कुछ और ही होती। शायद होती ही नहीं। और अब देखिए, इसी सिक्के का दूसरा पहलू, जोखिम यानी रिस्क। गेट्स का एक बहुत करीबी दोस्त था केंट इवेंस। अच्छा। गेट्स खुद कहते हैं कि केंट उनसे ज्यादा होशियार और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में माहिर था। अच्छा, दोनों का सपना था कि वो मिलकर एक कंपनी शुरू करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट गेट्स एंड इवेंस भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन हाई स्कूल खत्म होने से ठीक पहले केंट की एक पर्वतारोहण दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ओ नहीं। एक ही माहौल, एक जैसी स्किल, एक जैसा जुनून, पर एक के हिस्से में आई किस्मत और दूसरे के हिस्से में आया जोखिम। केंट इवेंस को 10 लाख में एक वाला दुर्भाग्य मिला। ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब हम जिन लोगों को उनकी सफलता के लिए पूजते हैं या जिन्हें उनकी असफलता के लिए कोसते हैं, हो सकता है वो बस किस्मत या बदकिस्मती के एक्सट्रीम उदाहरण हो। बिल्कुल। और यही हमें सिखाता है कि सफलता पर थोड़ा विनम्र होना चाहिए और असफलता पर थोड़ा क्षमाशील। साहसी और लापरवाह के बीच की रेखा बहुत पतली है। बहुत पतली। और अक्सर किस्मत ही तय करती है कि आप किस तरफ खड़े हैं। जब हम किसी की सफलता को देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो कहानी का सिर्फ वो हिस्सा है जो हमें दिखाई दे रहा है। हमें वो हजारों लोग नहीं दिखते जिन्होंने वही जोखिम लिया पर असफल हो गए। बिल्कुल। ये किस्मत और जोखिम का खेल तो थोड़ा डराता है क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर हमारे हाथ में है क्या, हम कर क्या सकते हैं। यहीं पर किताब का एक और बहुत शक्तिशाली आइडिया आता है, बस बहुत हुआ या इनफ को समझना। इनफ, इसका क्या मतलब है? क्या हमें बड़े सपने नहीं देखने चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है और ज्यादा की अंधी दौड़ में वो सब कुछ दांव पर ना लगा देना जो आपके पास पहले से है और जो आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए दो लोगों की कहानी लेते हैं, रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ। हाँ, ये दोनों नाम तो बहुत बदनाम हुए थे। बदनाम होने से पहले वो अपने अपने क्षेत्र के शिखर पर थे। रजत गुप्ता मैकिन्जी के सीईओ रह चुके थे, गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में थे। उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। और बर्नी मेडॉफ, वो तो वॉल स्ट्रीट का बादशाह था, एक बेहद सफल और उस समय तक एक वैध व्यवसायी। दोनों के पास वो सब कुछ था जिसकी कोई आम इंसान कल्पना कर सकता है, पैसा, इज्जत, ताकत। उनके पास इनफ से कहीं ज्यादा था। कहीं ज्यादा। फिर भी और ज्यादा की चाह में गुप्ता ने इनसाइडर ट्रेडिंग की और मेडॉफ ने इतिहास की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई। नतीजा? दोनों जेल गए। हाँ। उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी आजादी, अपना परिवार सब कुछ खो दिया। उन्होंने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और जिसकी उन्हें जरूरत थी। उस चीज के लिए जो उनके पास नहीं थी और जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। यही इनफ की समझ ना होना है। हाँ, वित्तीय दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने लक्ष्य के गोल पोस्ट को खिसकने से रोकना। ये सामाजिक तुलना का एक ऐसा जाल है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। कोई ना कोई हमेशा आपसे ज्यादा अमीर होगा। ये तो वैसी बात हुई जैसे आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं और जैसे ही आप फिनिश लाइन के पास पहुंचते हैं कोई उसे 5 किलोमीटर और आगे खिसका देता है। बिल्कुल सही। आप कभी जीत ही नहीं सकते। और इनफ का मतलब कम में संतुष्ट होना नहीं है। इसका मतलब यह समझना है कि और ज्यादा की अतृप्त भूख आपको सिर्फ पछतावे की ओर ले जाएगी। और जब आप ये समझ जाते हैं तब आप कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि। इसका असली जादू वॉरेन बफे की कहानी में छिपा है। अच्छा। आज उनकी नेटवर्थ $84.5 बिलियन के आसपास है। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इसमें से $81.5 बिलियन कब बने? कब? उनके 65th बर्थडे के बाद। क्या 95% से भी ज्यादा? हाँ, उनकी लगभग सारी दौलत तब बनी जब ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं। बफे की सफलता का राज सिर्फ अच्छा निवेशक होना नहीं है, बल्कि लगभग 75 सालों तक एक अच्छा निवेशक बने रहना है। यही उनका असली हथियार समय है। ये तो कमाल है। मतलब उनका पैसा पैसे पे पैसा कमाता रहा सालों साल। हाँ, अब इसकी तुलना जिम साइमंस से कीजिए, एक हेज फंड मैनेजर जो शायद इतिहास के सबसे बेहतरीन निवेशक हैं। क्यों?
उन्होंने 1988 से हर साल औसतन 66% का रिटर्न दिया है। 66%? ये तो वॉरेन बफे के 22% से 3 गुना ज्यादा है। हाँ, तो वो बफे से ज्यादा अमीर होने चाहिए है ना? बिल्कुल होने चाहिए। पर है नहीं। साइमंस की नेटवर्थ बफे से लगभग 75% कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइमंस ने 50 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया, बफे ने 10 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। साइमंस के अविश्वसनीय रिटर्न के बावजूद बफे के पास कंपाउंडिंग के लिए उनसे 2 गुने से भी ज्यादा साल थे। तो मतलब अच्छे रिटर्न कमाना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक टिके रहना। यही मूल मंत्र है। तो कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए खेल में बने रहना जरूरी है। और यहीं पर अमीर बनने और अमीर बने रहने का फर्क सामने आता है। हाँ, ये दोनों एक ही बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 2 अलग-अलग स्किल हैं। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको ठीक इसका उल्टा करना पड़ता है। आपको विनम्र होना पड़ता है और थोड़ा डरना पड़ता है। ये समझना होता है कि जो आपने बनाया है वो उतनी ही तेजी से आपसे छिन भी सकता है। सही। इसके लिए जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मनिस्की की कहानी है। दोनों 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के समय वॉल स्ट्रीट में थे। अच्छा। लिवरमोर उस समय के सबसे महान ट्रेडर्स में से एक थे। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि बाजार गिरने वाला है और उन्होंने बाजार के खिलाफ दांव लगाया। और वो सही साबित हुए। वो इतने सही साबित हुए कि जब बाकी दुनिया बर्बाद हो रही थी, तब उन्होंने एक ही दिन में आज के हिसाब से $3 बिलियन कमाए। 3 बिलियन? हाँ। उसी क्रैश ने अब्राहम जर्मनिस्की, जो एक सफल डेवलपर थे, उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वो दिवालिया हो गए। एक ही घटना, 2 बिल्कुल अलग नतीजे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अमीर बनने के बाद लिवरमोर अति आत्मविश्वासी हो गए। उन्हें लगा वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। और वो बड़े और जोखिम भरे दाव लगाने लगे। बिल्कुल। अगले 4 सालों में उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और 1940 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। मतलब जिसने क्रैश में पैसा बनाया वो भी आखिर में बर्बाद हो गया। अमीर बनना एक बात है, पर अमीर बने रहना बिल्कुल दूसरी। यही सार है। सर्वाइवल। आपका लक्ष्य आर्थिक रूप से अटूट होना चाहिए, ताकि आप इतने लंबे समय तक खेल में बने रहें कि कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। वॉरेन बफे के एक तीसरे पार्टनर भी थे, रिक गैरेन। हाँ। चार्ली मंगर कहते हैं कि रिक उन दोनों जितने ही होशियार थे। तो फिर आज हम उनका नाम क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उन्हें अमीर बनने की बहुत जल्दी थी। 1973-74 की मंदी में जब बाजार बहुत ज्यादा गिरा, तब क्या हुआ? रिक ने उधार लेकर बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ था। जब बाजार गिरा तो उन्हें मार्जिन कॉल आई। उन्हें अपने शेयर औने पौने दाम पर बेचने पड़े। और वो शेयर खरीदे वॉरेन बफे ने। हाँ। रिक खेल से बाहर हो गए क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए। वॉरेन और चार्ली टिके रहे क्योंकि उन्होंने खुद को कभी ऐसी मजबूरी में आने ही नहीं दिया। ये सर्वाइवल वाली बात मुझे समझ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि चीजें गड़बड़ होंगी। बिल्कुल। मतलब अपने प्लान के अनुसार प्लान न चलने की योजना बनाना। बिल्कुल। इसी को लेखक गलतियों के लिए जगह या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये आशावादी होने और साथ ही यह मानने के बीच का संतुलन है कि रास्ते में मुश्किलें जरूर आएंगी। ये तो वैसा ही है जैसे हम किसी यात्रा पर निकलते समय थोड़ा ज्यादा कैश रख लेते हैं या घर से एयरपोर्ट के लिए आधा घंटा पहले निकलते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। ये जोखिम से बचना नहीं है, बल्कि दिए गए जोखिम के स्तर पर अपनी सफलता की संभावना को बढ़ाना है। बिल गेट्स का एक नियम था। क्या? वो माइक्रोसॉफ्ट के बैंक खाते में हमेशा इतना कैश रखते थे कि अगर कंपनी की कमाई 1 साल के लिए पूरी तरह से बंद हो जाए, तब भी वो अपने सभी कर्मचारियों की सैलरी दे सकें। लेकिन क्या ये एक तरह से पैसे की बर्बादी नहीं है? वो कैश तो कोई रिटर्न नहीं कमा रहा। छोटे समय में ये बर्बादी लग सकता है, लेकिन ये वो कीमत है जो आप रात में चैन की नींद सोने के लिए चुकाते हैं। ये आपको किसी भी अप्रत्याशित संकट में टिके रहने की ताकत देता है और मजबूरी में अपनी कंपनी के शेयर बेचने से बचाता है। सही कहा। यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और ये उन जोखमों से भी बचाता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे? एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन टैंक अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर थे, लेकिन रूस में उनके टैंकों के साथ एक अजीब समस्या होने लगी। क्या? वो अचानक काम करना बंद कर देते थे। जब जांच हुई तो पता चला कि चूहों ने टैंकों के अंदर तारों की इंसुलेशन कुतर दी थी, जिससे वायरिंग खराब हो गई थी। चूहों ने टैंक खराब कर दिए? हाँ। अब सोचिए, दुनिया का कोई भी बेहतरीन टैंक डिजाइनर ये नहीं सोच सकता कि उसे चूहों से बचाव के लिए भी योजना बनानी है। सबसे बड़ा जोखिम हमेशा वो होता है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होता। और ये गलतियों के लिए जगह रखना आपको ऐसे ही अनजान खतरों से बचाता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने जो कुछ भी समझा, उसे अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? मुझे लगता है सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि पैसे के साथ
आपका रिश्ता आपके व्यवहार से तय होता है, आपकी डिग्री से नहीं। सब्र, अनुशासन और लालच से बचना, ये सॉफ्ट स्किल्स सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल। और ये समझना कि बस बहुत हुआ, सामाजिक तुलना के जाल में ना फंसना। हाँ, और अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल और जरूरी है अमीर बने रहना। इसके लिए सर्वाइवल मानसिकता चाहिए। हमेशा याद रखना कि जो किस्मत दे सकती है वो जोखिम के रूप में छीन भी सकती है। इसलिए सफलता पर विनम्र और असफलता पर दयालु बने। और अंत में अपनी योजनाओं में हमेशा गलतियों के लिए जगह छोड़ें, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया अप्रत्याशित है। जैसा कि किताब में कहा गया है, अपने पैसे का प्रबंधन इस तरह करें कि आपको रात में अच्छी नींद आए। अंत में शायद यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। सब कुछ बढ़िया है, सब्र रखो, टिके रहो। पर एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम इंसान ये अनुमान लगाने में बहुत खराब हैं कि भविष्य में हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य कितने बदल जाएंगे। जिसे एंड ऑफ द हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। हाँ, 18 साल की उम्र में हमें जो चाहिए होता है वो 40 की उम्र में बेमानी लग सकता है। तो सवाल ये है, जब हम खुद ही लगातार बदल रहे हैं तो एक स्थायी लंबी अवधि की वित्तीय योजना कैसे बनाई जा सकती है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या आज आप जो हैं उसके लिए एक उत्तम योजना बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भविष्य में आप जो कुछ भी बन सकते हैं उन सभी के लिए एक लचीली योजना बनाना ज्यादा समझदारी है?